माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 13 फरवरी का द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस हम शुरू करेंगे, जिनमें 5 आर्टिकल्स मेन है। पहला है द स्पिरिट ऑफ द लॉ लाइज इन दिस डिसेंटिंग जजमेंट, जिसमें वोरा कम्युनिटी को लेकर के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके ऊपर एक जजमेंट पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट का, दोबारा से उसके ऊपर रिव्यू लिया जा रहा है, तो उसके हवाले से एक आर्टिकल है। दूसरा, इंडिया यूएस स्पेस कोऑपरेशन फ्रॉम हैंडशेक टू हग, जिसमें इंडियन स्पेस मिशन को और एक्सटेंड करने के लिए और इंडिया यूएस के बीच में जो चीजें भी चल रही हैं उसके लिए एक आर्टिकल है। तीसरा है नॉट लूजिंग स्टीम, जिसमें इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो नंबर्स है उसके ऊपर, साथ ही साथ जो कैपिटल गुड्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जो गवर्नमेंट बात करती है उसके लिए एक आर्टिकल है। फिर है साइक्लिकल ट्रबल, जो पाकिस्तान के ऊपर आर्टिकल है, जो इसकी क्राइसिस के ऊपर कुछ चीजें बता रहे हैं। ऐसे पहले भी आर्टिकल आ चुके हैं और लेकिन फिर भी एक एंगल हम देख लेंगे आज। नाउ द डिमांड फॉर अ ग्रेटर ट्रिपला लैंड बाय ट्रिपला मोता, जो ये डिमांड अब न्यूज में फिर से आ गई है ग्रेटर ट्रिपला लैंड बनाने के लिए, उसके ऊपर एक आर्टिकल है, उसको देखेंगे। द स्पिरिट ऑफ लॉज लाइज इन दिस डिसेंटिंग जजमेंट, ये इस हेडलाइन से कहना चाह रहे हैं सुधीर पार्थसारथी कि जो जो लॉ की स्पिरिट है वो उसकी असहमति वाले जजमेंट्स में लाई करती है। मतलब जो भी राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन से दिए गए हैं उन सबके ऊपर लॉ या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट आपको सहमति दे दे, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये जो राइटर है सुधीर पार्थसारथी, ये एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट में, पहले भी आर्टिकल लिखते रहे हैं अच्छे, उसी के ऊपर इन्होंने लिखा है। व्हेन द बेंच सर्चेस फॉर आंसर टू क्वेश्चन पोस्ड बाय सरदार सैयदना, और ये पिटिशनर है जिन्होंने बोहरा कम्युनिटी के ऊपर एक सवाल को उठा करके पिटिशन डाली थी, और उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और या फिर सुप्रीम कोर्ट हमारे फिर से रिव्यू करने के ऊपर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने आर्टिकल को हाईलाइट किया है। वो कहते हैं हाउ मस्ट द राइट्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स बी बैलेंस्ड विद द राइट्स ऑफ इट्स अधेरेंट्स, मतलब किसी भी रिलीजियस ग्रुप के जो राइट्स होते हैं और जो उनके अनुयायी हैं या उसको फॉलो करने वाले हैं उनके बीच के बैलेंस को कैसे आप जस्टिफाई करोगे। और ये जो सवाल है ये काफी समय से हमारे इंडियन कोर्ट्स को प्ले किए हुए हैं, मतलब स्प्रेडेड है और उसका कोई सही मतलब कट थ्रोट एक क्लियर कट आंसर नहीं आया है अभी तक। और कह रहे हैं व्हेन वन सच क्लैश अरोज इन 1962, 1962 से शुरू होता है ये, जब सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू अ 4-1 रूलिंग के हिसाब से फर्मली प्लेस ग्रुप राइट्स ओवर इंडिविजुअल फ्रीडम, उन्होंने फर्मली प्लेस किया कि ग्रुप की जो राइट होते हैं ओवर इंडिविजुअल फ्रीडम को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो 1962 के जजमेंट में बोला कि जो ग्रुप फर्मली प्लेस ग्रुप राइट्स ओवर इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब ग्रुप राइट्स को ऊपर रखा किसी भी इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर 1962 के हिसाब से। अब इसको देखेंगे केस क्या है एक्चुअली। देयर इन सरदार सैयदना तहर सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इस केस की बात हो रही है। अ चैलेंज वाज माउंटेड बाय द लीडर ऑफ द दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, इसको याद रखिएगा, प्री और मेंस के लिए ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कम्युनिटी है, किससे बिलोंग करती। थोड़ा सा जस्ट आपको प्री के लिए पता होना चाहिए क्योंकि अभी केस उठकर आ रहा है न्यूज में, तो प्री में पूछा जा सकता है। और मेंस के लिए आपका GS2 वाला बड़ा सेक्शन कवर तो करता ही है ये आर्टिकल। नाउ दाई उल मुतलाक टू द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949, ध्यान दीजिएगा, जो उनकी जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है उसके हेड को कहते हैं दाई उल मुतलाक, राइट। सो उन्होंने सरदार सैयदना तहर सैफुद्दीन ने इस केस को अप्लाई किया था, पिटिशन डाली थी, और किसके अगेंस्ट में, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949 को चैलेंज करते हुए, ठीक है। नाउ द लॉ प्रोहिबिटेड, ये लॉ जो है प्रोहिबिट करता है रिलीजियस कम्युनिटीज फ्रॉम एक्सपेलिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम द ग्रुप मेंबरशिप, मतलब क्योंकि जो ये हेड होते हैं उनको ये राइट होता है कि वो अपने इस ग्रुप के अंदर किसी भी इंडिविजुअल को एक्सपेल कर सकते हैं, किसी भी कारणवश जो उनके नॉर्म्स होते हैं एक्सपेल कर सकते हैं। तो उसको उठा करके उन्होंने क्वेश्चन किया था, चैलेंज किया था इस एक्ट को, और उसके ऊपर 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप राइट्स को इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर रखा था। फिर उसके बाद द पिटिशनर क्लेम दैट ही सर्व नॉट ओनली एज अ ट्रस्टी ऑफ द कम्युनिटीज प्रॉपर्टीज बट दैट ही हैड आल्सो बीन वेस्टेड विद द पावर टू एक्सकम्युनिकेट फ्रॉम द डिनोमिनेशन एनी मेंबर ऑफ हिज चॉइस। उन्होंने कहा कि मैं एक ट्रस्टी की तरह काम नहीं करता हूँ, उन्होंने कहा सिर्फ ट्रस्टी नहीं हूँ, प्रॉपर्टी की देखरेख करना मेरा काम नहीं है, बल्कि ऑल्सो बीन वेस्टेड विद द पावर टू एक्सकम्युनिकेट, मतलब मुझे पावर है एज ए हेड कि मैं किसी भी मेंबर को हटा सकता हूँ, एक्सपेल कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ इस कम्युनिटी से। इन हिज बिलीफ दिस पावर वाज इंटीग्रल टू द दाऊदी बोहरास कम्युनिटी,
कलेक्टिव राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। और ये जो उन्होंने कहा राइट है वो रिलीजियस फ्रीडम को प्रैक्टिस करने वाले सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के राइट को एक्सरसाइज करने वाली बात है, जो दाऊदी बोहराज कम्युनिटी फॉलो करती है। तो ये उनका इंटीग्रल पार्ट है और इसको चैलेंज, इसके ऊपर उन्होंने पेटिशन डाली थी। उसके बाद द कोर्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीपी सिन्हा डिसेंटिंग, उन्होंने असहमति कर दी, डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिया। कैसे? इट हेल्ड दैट दाइज पावर, जो हेड होता है उसको कहते हैं दाइज पावर, टू एक्स कम्युनिकेट वाज सो एसेंशियल टू द ग्रुप्स फेथ दैट आर लेजिस्लेशन इन द नेम ऑफ सोशल वेलफेयर कैन नॉट बी अलाउड टू रिफॉर्म अ रिलीजन आउट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। और उन्होंने कहा कि ये जो राइट है आपका, जिसमें आप किसी को एक्सपेल कर सकते हैं, ये कैन नॉट बी अलाउड टू रिफॉर्म अ रिलीजियस आउट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब किसी के रिलीजियस राइट्स को आप बाहर निकाल के को वॉइड नहीं कर सकते, और ये सोशल वेलफेयर और आपके रिलीजियस एक्ट के हिसाब से किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं लागू होता। उन्होंने इस बात को बोला। द वर्डिक्ट हैज लॉन्ग बीन अ सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिक, और इसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिक्स भी आए। ऑन February 10, 2023 द कोर्ट थ्रू जस्टिस A.S. ओका's जजमेंट, ये जजमेंट 23 का जजमेंट है, Central Board of Dawoodi Bohra Community versus State of Maharashtra agreed that it merited reconsideration of at least 2 reasons। और ये 23 में इसीलिए अभी न्यूज में आया है क्योंकि जो उनका जजमेंट आया था पुराना, उसको जस्टिस A.S. ओका's जजमेंट को लेकर के उन्होंने इसके मेरिट को ध्यान में रखते हुए उसको रिकंसिडर करने की बात बोली है, इसलिए न्यूज में है। फर्स्ट, द ओरिजिनल, इसके 2 रीजन है। पहला कि original ruling had failed to examine whether the rights of the religious denominations ought to be balanced with other fundamental rights। पहला रीजन क्या है कि क्या जो रूलिंग आई थी वो फेल कर गई किस बात में, ये एग्जामिन करने में कि जो राइट्स हैं रिलीजियस डिनोमिनेशंस के, जो इस तरह की प्रैक्टिस उसको फॉलो करते हैं, ought to be बैलेंस करना ही चाहिए विद अदर फंडामेंटल राइट्स से बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जिस कम्युनिटी में आप रहते हो, उसको फॉलो करते हो, तो उस कम्युनिटी के भी राइट्स होते हैं, साथ ही साथ उस कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के भी राइट्स होते हैं। इनको बैलेंस करना जरूरी है। ऑट यहाँ यूज हुआ है, शुड नहीं, ऑट। मतलब पर्टिकुलरली द राइट्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल members to be treated with the equal care and dignity। और जो इंडिविजुअल मेंबर्स की जो राइट्स है वो इक्वल केयर और डिग्निटी के साथ ही उनको बैलेंस करना चाहिए, उनके राइट्स को ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल सी बात है, राइट? क्योंकि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं उसमें रिलीजियस प्रैक्टिस को करना, उसको स्प्रेड करना, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सपैंड करना अपनी कम्युनिटी में राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिहाज से उसको बैलेंस करना जरूरी है। दूसरा, इन दिस ईयर सिंस सरदार साइदना इंडियन जूरिस्प्रूडेंस हैज इवॉल्व टू अ पॉइंट। अब दूसरा जो पॉइंट ले रही है कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट है कि हम अब जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है इंडिया का वो इतना इवॉल्व हो चुका है, वे एनी एक्ट ऑफ एक्स कम्युनिकेशन ऑट टू बी टेस्टेड। जो इस तरह का एक्स कम्युनिकेशन जो होता है, एक्सपेल करने, लोगों निकालने वाली बात होती है किसी ग्रुप से, वो टेस्ट किया जा सकता है ऑन अ टच स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के ऊपर टच स्टोन, मतलब उसकी परख कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। किस ग्राउंड पे? कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी पे। अब जो ये लाइन है ये आपके ऊपर एक क्वेश्चन क्रिएट करती है GS2 के पर्पज से कि क्या हम किसी भी केस को, किसी भी राइट को कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी पे हम टेस्ट कर सकते हैं? क्या हमारा इंडियन जूरिस्प्रूडेंस उस लेवल पे आ गया है जहां पे हम किसी केस को या किसी राइट को किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पर पे टेस्ट कर सकते हैं, यस और नो? तो उस केस में आप उस क्वेश्चन को आंसर करने में इस केस को आप रेफर कर सकते हो। Now, given these failures, the court believed that the issue involved ought to be resolved by a larger bench। और इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सोचा कि इसको जो है बड़ी बेंच को सॉल्व करना चाहिए, और फिर उसको 9 बेंच को फॉरवर्ड कर दिया गया जहां 9 जजेस इसको सुनेंगे। उसके साथ ही साथ एक और केस है, सबरीमाला डिस्प्यूट केस, वो भी काफी समय से इसी तरह की एक इशू पे बेस होके उसको सॉल्व, उस पे रूलिंग की गई थी, वो भी अभी पेंडिंग है कंसिडरेशन के लिए। मतलब उसका आधार और इसका आधार दोनों कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन इंडिया कॉन्फ्लिक्ट इज इनवर्टेबल।
इनएविटेबल मतलब इसको हटाया, इसको जो 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 कॉन्फ्लिक्ट है वो हटा, मतलब बिल्कुल क्लियर कट आप हटा नहीं सकते हो। सो क्या है, देयर इज इन द वर्ड्स ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कनाडा बेवर्ली मैक्लैचलन, नो मैजिक बैरोमीटर टू मेजर लिमिट्स ऑन रिलीजियस फ्रीडम। और उन्होंने जो इनको रेफर करते हुए लिखते हैं आर्टिकल राइटर कि उन्होंने कहा था कोई मैजिक बैरोमीटर नहीं है जिसमें आप जाके किसी की रिलीजियस फ्रीडम को आप लिमिट कर सके या उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सके। सिंपल सिंपल सी बात है, क्योंकि ये फेथ की बात है, किसी की प्रैक्टिसेस की बात है, और प्रैक्टिसेस जो चीजें होती हैं वो एक लंबे समय से किसी भी डिनोमिनेशनल राइट्स में या कम्युनिटी में फॉलो होती हैं, उनको आप एकदम से जाकर के यस और नो में नहीं कर सकते। ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ कनाडा ने इस बात को बोला था ना। साथ ही साथ उन्होंने कहा, एक और केस को वो रेफर करते हैं कि रिजॉल्विंग वन सच बैटल द कोर्ट इन शिरूर मूट 1954 held that it was only those aspects of religion which are essential to faith that deserve constitutional protection। मतलब ने कहा उन्हीं चीजों को, उन्हीं रिलीजियस एस्पेक्ट्स को आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे सकते हैं जो एसेंशियल हैं फेथ के आधार पे। ध्यान दीजिएगा, जो फेथ को डिजर्व करते हैं। अब फेथ तो वहीं आएगा ना जहां प्रैक्टिस होती है। तो एसेंशियल उन्हीं चीजों को आप प्रोटेक्शन दे सकते हो जो किसी रिलीजियस बिलीफ के एसेंशियल पार्ट हैं, सारी चीजों को नहीं। इस केस के हिसाब से डिटर्मिनिंग व्हाट इज एसेंशियल द कोर्ट रूल्ड वुड डिपेंड ऑन व्हाट डिवोटीज टू द फेथ डीम एज इंटीग्रल टू दैट रिलीजन। और ये बात उस पर भी डिपेंड करती है कि उस रिलीजन को फॉलो करने वाले डिवोटीज है उनका क्या फेथ है उसके अंदर, और ये उनका इंटीग्रल पार्ट हो सकता है उस रिलीजन को लेकर के। दिस एक्सरसाइज वॉज मेंट टू बी नैरोली टेलर्ड। और जो ये एक्सरसाइज है उसको बहुत नैरो तरीके से, बहुत डीप में बारीक तरीके से जाकर के टेलर करना चाहिए, उसको कट शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, नाउ इसके हिसाब से एक और केस को रेफर वो करते हैं एक और केस को वो रेफर करते हैं, दिस एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन began to border on the absurd. In one instance the court found that तांडवा डांस जो होता है प्रैक्टिस बाय अनादि मार्जिन, जो अनादि मार्जिन के सेक्ट के जो लोग हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं तांडव डांस को, was inessential to the religion even though the sex founder expressively mandated the performance of the dance। तो इसको भी उन्होंने इनएसेंशियल करार दिया एक रूलिंग में, जहां पे जो अनादि मार्जिन के लोग हैं उन्होंने कहा तांडव डांस करना जरूरी है हमारे सेक्ट के हिसाब से, हमारे रिलीजन के हिसाब से, पर उसको इनएसेंशियल करार दिया गया कि तांडव डांस करना कोई एसेंशियल चीज नहीं है रिलीजन के लिए। तो उसको भी उन्होंने दरकिनार किया, क्योंकि आप ध्यान दीजिए उन्होंने वर्ड यूज किया है जो एसेंशियल है। तो क्या उन्होंने कहा कि क्या तांडव डांस करना एसेंशियल है? तो जो लॉ की जो रूलिंग होती है जरूरी नहीं है कि वो हर जगह आपको असेंट करे, डिसेंट भी हो सकता है। The upshot was this: the judges, quite contrary to deciding when the state must be allowed to legitimately intervene in matters of religion, were sketching out boundaries to determine which rites and rituals were deserving। ठीक है, तो जब जहां पे लॉ का इंटरवेंशन होगा तो वो तो कोशिश करते हैं ना कि कहाँ राइट्स ठीक है, कहाँ रिचुअल्स ठीक है, कहाँ वो एसेंशियल है उस लॉ प्रैक्टिस के लिए या फिर सॉरी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए। तो इसके हिसाब से लॉ चीज डिसाइड करता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है ना, अब समझते हैं कि कुछ और एस्पेक्ट क्या है इस केस के। बट इक्वली this approach undermine the elementary rationale behind the guarantee of religious freedom। और इस बात को इसका रैशनल डिपेंड करता है कि रिलीजियस फ्रीडम आपकी जो है वो आपको कहाँ तक परफॉर्म करने को मिल सकती है। दैट मेंबर्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप मस्ट एंजॉय एन एथिकल ऑटोनॉमी टू डिटरमिन फॉर देमसेल्व्स हाउ बेस्ट टू लीड देयर लाइव्स। ठीक है, क्लियर है, वो तो समझ में आता है। किसी के राइट्स को आप ओवरराइड ना करें, आपकी ऑटोनॉमी भी चले, सामने वाले की भी चले, और क्लैशेस ना हो, वही ध्येय है हमारे संविधान का। But equally, as the judgment in Sardar Saidna attested, the essential practice doctrine also meant that court was sometimes। अब ये जो इसके ऊपर जो रूलिंग आई थी पहले, उसके हिसाब से कह रहे हैं कि ये जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन है, एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन ध्यान में रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्रिन क्या है। उसके हिसाब से डॉक्ट्रिन ऐसा कोई खास चीज नहीं होती है, बट क्योंकि आजकल कई सारे डॉक्ट्रिन्स दिमाग में आ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का है वो पूछा जा सकता है प्री में, जो अभी कुछ दिन पहले संविधान को लेकर के चल रहा था, अभी भी है।
दूसरा है कि एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन का मतलब है कि कोर्ट वॉज समटाइम्स अनविलिंग टू स्ट्राइक डाउन, कभी कभी कोर्ट अनविलिंग होती है स्ट्राइक डाउन करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस को दैट इम्पेंज ऑन इंडिविजुअल राइट्स, जो किसी इंडिविजुअल राइट्स को इम्पेंज करे, सामने रखे, merely because the practice in question as essential to faith, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो फेथ का सवाल है या एसेंशियल है किसी फेथ के लिए। तो जो डॉक्ट्रिन है ये प्रैक्टिस एसेंशियल प्रैक्टिसेस का, वो डिपेंड करता है कि कोर्ट उसको इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर बात हो रही है या एसेंशियलिटी ऑफ फेथ के ऊपर बात हो रही है। तो लेकिन ऑल्दो कहना तो ये चाहिए जो एसेंशियल है उसको प्रैक्टिस करें, बट जैसे कि पहले रूलिंग आ चुकी है कि उन्होंने ग्रुप राइट्स को इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर रखा, तो अब देखने वाली बात होगी कि अब जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के सजेशन के आधार पर इसके ऊपर क्या होता है और सबरीमाला केस में क्या निकल करके आता है। ठीक है, नाउ फटाफट से देख लेते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जो बात होती है वो क्या है। आर्टिकल 26 कहता है विच रिकॉग्नाइजेस द राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस बिगिंस विद द डिक्टेट दैट इट्स प्रॉमिस वुड बी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ये इसका जिस्ट है। आर्टिकल 26 कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन शुरू होते हैं इस डिक्टेट, इस प्रॉमिस के साथ दैट सब्जेक्ट टू क्या है, पब्लिक ऑर्डर पे उसको चेंज किया जा सकता है, मोरालिटी में चेंज किया जा सकता है और हेल्थ के हवाले से चेंज किया जा सकता है। नाउ व्हाट माइट मोरालिटी मीन? In referring to Sardar Saidna to larger bench, Justice Oka makes clear that morality today must be understood to mean constitutional morality। बस खत्म होगी बात यहाँ से। तो constitutional morality को ध्यान में रखते हुए उसको दोबारा सुना जा रहा है और कुछ फंडामेंटल वैल्यूज को दिमाग में रखना भी है। आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमारा आधार है, जो पिलर्स है हमारे संविधान को, उस संविधान की उसको दिमाग में रख करके ये चीज डिसाइड होगी। जस्टिस ओका रोट even assuming that the excommunication of members of the Dawoodi Bohra committee is always made on religious grounds। ठीक है, जो इनका excommunication एक्सपेल करने वाला जो तरीका है वो religious grounds पे है। The effect and consequences thereof on the person excommunicated needs to be considered in context of justiciable constitutional right। और वो कह रहे हैं कि जिसको एक्सपेल आप करते हो उसकी constitutional right को दिमाग में रख करके ही डिसीजन होना चाहिए। He found on the face of things that excommunication brought with its serious civic consequences। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जिसको एक्सपेल किया जाता है या एक्सकम्युनिकेशन या निकाला जाता है उससे कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं लोग उससे कनेक्शन खत्म कर लेते हैं। कुछ रिलीजियस बाउंड्रीज हैं जिसको ब्रीच करके चीजें की जाती हैं। इसको हाईलाइट भी उन्होंने करा है आगे। History has repeated shown us that discrimination within religious boundaries often breaches those frontiers and tends to impinge on a person's relationship with the wider world। मतलब जिसको एक्सपेल किया जाता है, निकाला जाता है, उसके ऊपर कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है उसके साथ। लोग उससे कनेक्शन खत्म कर लेते हैं, उससे रिलीजन, उससे संबंध खत्म कर लेते हैं। तो एक दूसरे तरीके का कल्चर डेवलप होता है जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, जिसमें आप उसको बात नहीं कर रहे हैं, उससे डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, तो एक दूसरे तरीके का डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट नहीं करता। अब देखने वाली बात होगी कि 9 जजेस उसको क्या डिसीजन करते हैं, क्या सवाल इसके ऊपर उठ के आता है, क्योंकि अब फर्दर उसको 9 जजेस की बेंच सुनने वाली है। Now, Article 25 कहता है gives every person the right to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religious subject to the public order, morality and health। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 25 ये बात बोलता है, मोरालिटी इसमें भी यूज हुआ है। मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर ही इसको टेस्ट किया जाएगा अब दोबारा अब की बार से, और पब्लिक ऑर्डर को दिमाग में रखना है और हेल्थ को दिमाग में रखना है। मतलब आर्टिकल 25 आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो अपने रिलीजन को, लेकिन पब्लिक ऑर्डर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ को भी दिमाग में रखना पड़ता है। आर्टिकल 26 ऑल्सो गिव्स ऑल डिनोमिनेशन द राइट्स टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। और इसी को चैलेंज करते हुए सईदा सरदाना ने उसको चैलेंज किया था कोर्ट में। ना दाऊदी बोहरास क्या होते हैं समझना जरूरी है। दाऊदी बोहरास आर शिया मुस्लिम्स हुज लीडर इज नोन एज द अल दई अल मुल्तान। ये हेड होते हैं जिन्होंने उसको चैलेंज किया था। अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी देयर आर अराउंड 1 मिलियन दाऊदी बोहरास स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। और जो इनके लीडर्स होते हैं उनको पूरा अथॉरिटी होती है इस कम्युनिटी को गवर्न करने की, नियम कायदे कानून बनाने की
और उनके लीडर्स को राइट भी होता है कि अगर उनकी प्रैक्टिसेस को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है या जो भी उनके नॉर्म्स होते हैं उस हिसाब से उसमें से किसी को भी राइट टू एक्स कम्युनिकेट निकालने का भी उनको अधिकार होता है। और ऐसी घटना के बाद इसको चैलेंज किया गया जब जब लोगों ने जो क्वेश्चन किया कि आप ऐसे किसी को कैसे निकाल सकते हो, तो उसके ऊपर चैलेंज किया क्योंकि इन प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या होता है कि जिसको निकालते हैं मीन्स नॉट बीइंग अलाउड टू एक्सेस अ मॉस्क बिलोंग टू द कम्युनिटी और अ ब्यूरियल डेडिकेटेड टू द कम्युनिटी, मतलब किसी भी ब्यूरियल डेडिकेशन में या फिर मॉस्क में जाने से उसको अलाउ नहीं होता है, जिसको एक्सपेल किया जाता है। ठीक है, तो ये उसकी रिलीजियस ऑटोनॉमी पे एक सवाल है या उसके राइट्स पे सवाल उठता है जिसको निकाला जाता है, उसी के ऊपर ये केस शुरू हुआ है। अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी हु हैव faced excommunication in the past are those who contested the headship of the leaders। जिनको निकाला गया उन्होंने जो उनकी हेडशिप है उनको कॉन्टेस्ट किया, उनको चैलेंज किया कि जो लीडर्स हैं वो सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं या फिर उनके जो रिलीजियस राइट्स हैं उनको उनका हनन हो रहा है। ठीक है, फाइनली जो सबरीमाला केस क्या है वो भी कुछ इसी से कनेक्टेड है, इसलिए इसको उठाते हैं। द एपेक्स कोर्ट हैड ऑन सितंबर 18 2019 में 4-1 के वर्डिक्ट से उन्होंने डिसाइड किया कि डिवोटीज ऑफ सबरीमाला डाइटी लॉर्ड अयप्पा डू नॉट कंस्टिट्यूट अ सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन, मतलब लॉर्ड अयप्पा है सबरीमाला में, उनके जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो अलग नहीं है किससे, एंड डज नॉट कंस्टिट्यूट अ सेपरेट लीगल डिनोमिनेशन, उनका खुद का कोई लीगल रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, उनका खुद का कोई रिलीजियस सेक्ट या कहना चाहिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है, क्योंकि जो रिलीजियस राइट्स है वो संविधान में सबके लिए समान है, and therefore cannot claim the benefit of Article 26 of the Constitution of India। ठीक है, it also said that exclusion of women, जिसमें सवाल ये उठा था कि exclusion of women between ages 10 to 50 years from entity into the temple is violative of Article 25। जिन औरतों को, जिन महिलाओं को 10 से 50 साल की लड़कियों को, महिलाओं को मंदिर में आने से वंचित किया गया, मना किया गया, वो आर्टिकल 25 का हनन है, वायलेशन है। दिस वॉज चैलेंज बाय द वे ऑफ रिव्यू पिटिशंस। The court by 3-2 decision referred the question of a law to a larger bench। और पहले तो 4-1 से और बाद में इसको फिर रिव्यू पिटिशन में डाला गया, तो 3-2 के डिसीजन के बाद इसको लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया। तो ये दोनों ही केस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसलिए उनको उठाया जा रहा है। अभी इस पर प्रोसीडिंग आएगी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, दोबारा इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया यूएस स्पेस कोऑपरेशन फ्रॉम हैंडशेक टू हग। सो इसको लिखा है प्रणव सत्यनाथ ने, इज अ रिसर्च एनालिस्ट एट तक्षशिला इंस्टीट्यूशंस। लिख रहे हैं कि ओवरकमिंग द स्ट्रक्चरल बैरियर्स एंड कैन लीड टू अ डीपर एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इन द न्यू स्पेस एज। क्योंकि स्पेस एज की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया का गगनयान, इंडिया का आदित्य, इंडिया का आने वाला जो वीनस मिशन है, वो सारी चीजें टाइमलाइन पे चल रही हैं। साथ ही साथ इंडिया और यूएस अग्रीइंग टू एडवांस स्पेस कोलैबोरेशन इन सेवरल एरियाज। इंडिया यूएस का एक अग्रीमेंट है कि सेवरल अलग अलग एरियाज में अपने स्पेस प्रोग्राम को कोलैबोरेट करने का। सो अंडर द इनिशिएटिव on critical and emerging technology umbrella including human space exploration and commercial space partnership। तो उसको दिमाग में रखते हुए राइटर कहते हैं कि इंडिया को यूएस के साथ कुछ और चीजों में भी हाथ जोड़ के आगे आना चाहिए। वो क्या है? This follows from the 8th meeting of US-India Civil Space Joint Working Group, which was held on January 30-31। इसको जो भी हाल ही में जो 8th मीटिंग हुई, जो सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, उसके लिहाज से बात कर रहे हैं कि नवंबर 22 में यूएस ने अपना आर्टेमिस करके जो प्रोग्राम है, इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको लॉन्च किया, जिसमें ओरियन स्पेस क्राफ्ट टुवर्ड्स द मून एंड ब्रिंगिंग इट सेफली बैक टू अर्थ, जिसमें उन्होंने मून प्रोग्राम और उससे कनेक्टेड मार्स प्रोग्राम को भी टाइमलाइन किया है। अगर आप नासा की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी टाइमलाइन मिल जाएगी। आर्टेमिस 1 2 3 4 25 26 2026 तक का टाइमलाइन है वहां पे। तो इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको रेफर करते हुए कहते हैं इंडिया इटसेल्फ is set to embark on its future human space flight mission गगनयान in 24, जो हमारा पोस्टपोन हो गया है। तो इंडिया भी ऐसे ही बड़े मिशन को लाने की कोशिश कर रहा है। यूएस तो ऑलरेडी बड़ा जायंट है ही, तो अगर हमारा कोऑपरेशन उनसे होता है तो क्यों ना हमें और थोड़े बेनिफिट यूएस से मिल जाए,
इस बात को वो हाईलाइट करते हैं। द टू कंट्रीज हैव आल्सो टेकन सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन एडवांसिंग द प्राइवेट स्पेस सेक्टर, और उन्हें प्राइवेट स्पेस सेक्टर में भी दोनों देशों ने अपने को आगे लाके रखा है। NASA's Artemis mission aimed to land the first women and first person of color on the moon। ठीक है, ये उनका मिशन है, बड़ा मिशन है आर्टेमिस, और ये क्वेश्चन प्री में पूछा भी जा सकता है, इसलिए जानना जरूरी है। एक्सप्लोर द लूनर सरफेस एंड ले द ग्राउंड वर्क फॉर सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स टू द मार्स, और इसका क्या है, लूनर सरफेस को एक्सप्लोर करना, ग्राउंड वर्क क्रिएट करना, सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स टू मार्स, और मार्स में जाने के लिए मून को एज ए क्या ग्राउंड वर्क की तरह तैयार करना, ये उनका टारगेट है। फाइंड आउट मोर अबाउट द ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू एरा इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये आर्टेमिस उनका अभी का प्रोग्राम नहीं है, समय हो गया इसको शुरू हुए, और इसकी टाइमलाइन 1 2 3 4 5 नासा की वेबसाइट पे है, ये मुझे नासा की वेबसाइट से ही मिला है। Now, together, these endeavors will space and impact US and Indian space policies and program over the next decade। वो कह रहे हैं कि ये जो कोलैबोरेशन है इसको आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड ले जाने की दिशा में इंडिया could secure technologies and expertise by collaborating with the advanced space faring nation। ठीक है, क्लियर है कि अगर हम क्योंकि अब जो इस वक्त ये क्यों कह पा रहे हैं हम ये बात, क्योंकि जो यूएस का अप्रोच है अब इस वक्त की जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए, अभी कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज के चलते हुए यूएस का जो ध्यान है वो इंडिया के ऊपर आया है, और कहीं ना कहीं उसका जो जो यूएस का जो अट्रैक्शन है चाइना को लेकर के हटा है, ध्यान दीजिएगा। और अभी क्योंकि रशिया भी एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट लेके चल रहा है अपनी इन्वेजन की वजह से, तो यूएस का जो कंट्री जो नेक्स्ट इमर्जिंग इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज में इंडिया के ऊपर यूएस से कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा चल रहा है इस वक्त एज पर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स। सो ये जो टाइम है ये किसी भी कंट्रोवर्सी को किनारे करते हुए उनसे हाथ में हाथ जोड़ करके उनसे कुछ बेनिफिट लेने का आधार बन सकता है, ये कहना चाह रहे हैं वो। बट इट इज नॉट a straightforward, certain structural factors limit the extent to which the US and the India can collaborate in the short term। ठीक है, क्लियर है। Now this is why India-US cooperation can advance at a measured pace to enable sustainable long-term civilian and military space partnership। तो वो कह रहे हैं कि हम इसको एडवांस कर सकते हैं, अपने मिलिट्री पार्टनरशिप को, अपने सिविलियन पार्टनरशिप को एडवांस कर सकते हैं, एंड यूएस कुड स्ट्रेंथन इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया ऑन अ मैटर दैट सीम्स लेस कंट्रोवर्शियल देन अदर्स। क्योंकि यूएस भी चाहता है कि ये आर्टिकल में लिखा नहीं है, एनालिसिस में अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एनालिसिस जो हम लोग करते रहते हैं उससे पता चलता है कि यूएस का जो अप्रोच है वो इंडिया की तरफ इस तरह से बढ़ रहा है कि जहां वो चाहते हैं कि जो इंडिया है वो रशिया की जो अंदर जो उसकी जो फॉलो करने की या उनसे मदद लेने की जो जो हिस्ट्री रही है, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो नॉन मिलिट्री हेल्प हो, तो उसको खत्म करे और कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेंट्रेशन रशिया से खत्म हो। तभी आप देखेंगे कि इस वक्त जो पश्चिम के देश हैं उसमें यूरोप हो गया, इंडिया यूएस हो गया, उनका झुकाव चाइना और रशिया से हटते हुए इंडिया पे और आसपास के देशों पे आ रहा है, क्योंकि चाइना और रशिया इस वक्त एक इनडायरेक्ट एक अलाई की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें चाइना सपोर्ट कर रहा है रशिया को। रशिया तो इन्वेट कर ही दिया है यूक्रेन में, और क्योंकि अभी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया है, तो इस बैकग्राउंड को दिमाग में रखते हुए ये जो सिचुएशन बनी है इसको हम इनकैश करा सकते हैं ना। मिसमैच क्या है? मिसमैच ये है कि यूएस जो स्पेस को जो उनका स्पेस शिप प्रोग्राम है या उनके अभी तक के जितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स में आर्टेमिस भी आता है, वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनकी कैपेबिलिटीज लो अर्थ ऑर्बिट में या फिर स्पेस ऑर्बिट में काफी ज्यादा आगे हैं, तो ये हमारे लिए उनके लिए मिसमैच है। लेकिन इसरो करंटली अंडरटेक्स फ्यूअर देन 10 लॉन्चेस इन अ ईयर, और अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम में जो लॉन्चेस हैं, जो उनके प्लान है, वो काफी हद से आगे हैं। तो एक तरीके का मिसमैच तो है इंटरेस्ट का, लेकिन कैपेबिलिटीज को हम एडवांस कर सकते हैं। साथ ही साथ द गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होप्स टू सस्टेन इंडियाज ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस फॉर लॉन्ग टाइम। और जो गगनयान का जो मैनशिप है, जिसमें हम किसी ह्यूमन को भेजेंगे गगनयान में, वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है ना, इसलिए तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये एक नए माइलस्टोन की तरह हमें आगे ले जा सकता है। दिस इज नॉट टू से दैट इंडिया डज नॉट एम फॉर द मून। इसका मतलब ये नहीं कि हम चांद पे और मार्स पे नहीं जाना चाहते हैं, बट इंडिया टॉप प्रायोरिटी टू सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज इट्स सैटेलाइट and launch capabilities in Earth orbits and catch up with the other spacefaring nations such as China। मतलब
हमारा टारगेट मून मार्स तो है, लेकिन हमारा टारगेट चाइना से आगे निकलने का भी है, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का भी है। उसको ध्यान में रखते हुए हम यूएस से अपनी रिलेशनशिप को और आगे बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ एडवांस कर सकते हैं। ठीक है, द यूएस हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड सैटेलाइट्स इन स्पेस। इट हैज आल्सो अ रेंज ऑफ लॉन्च व्हीकल्स सर्विंग बोथ कमर्शियल एंड नेशनल सिक्योरिटी नीड्स। ऑफ कोर्स, अगर उनकी हम स्पेस एक्स प्रोग्राम की बात करें तो हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस मुकाबले तक पहुंचने के लिए एक टाइमलाइन बना सकते हैं जो फार हायर देन द नंबर ऑफ लॉन्चेस, जिनका जो 61 लॉन्चेस हुए 2022 में, जो हमारे नंबर से काफी आगे हैं। बट फिर भी द अमेरिकन प्राइवेट सेक्टर हैज आल्सो assumed the challenge of replacing the international space station by 2030 with many smaller stations। तो जिनकी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस में इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है, उनसे हेल्प ले सकता है। नाउ द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ फॉर इंडिया हियर इज टू लैक ऑफ कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी कम है, साथ ही साथ कंट्री हैज जस्ट ओवर 60 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट एंड कैन नॉट अंडरटेक डबल डिजिट लॉन्चेस एनुअली। और हमारा जो कैपेसिटी कम है तो हम ज्यादा लॉन्चेस भी नहीं कर सकते। इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो ओपन द स्पेस इंडस्ट्री टू द प्राइवेट सेक्टर को हमने 2020 में खोला कि स्पेस इंडस्ट्री में हम इन्वेस्टमेंट ले बाहर के देशों से। सिंस द यूएस ऑलरेडी हैज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पार्टनर फॉर स्पेस कोऑपरेशन, यूएस के पास तो पावर्स हैं, एलाइज भी हैं, उनका इम्पैक्ट भी है, तो इट हैज फ्यू टेक्निकल इंसेंटिव्स टू कोऑपरेट विद इंडिया। ठीक है, न कंपाउंडिंग दीज प्रॉब्लम्स और डिसएग्रीमेंट ऑन हाउ बेस्ट टू गवर्न स्पेस एक्टिविटीज ऑन द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो ठीक है, लॉन्गर रन में जो हमारा डिसीजन है, जो आगे बढ़ने का डिसीजन है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कोऑपरेशन कर सकते हैं। और जो नोवल सॉल्यूशंस में क्या बताते हैं कि कुछ सॉल्यूशंस है वो जो सुझा रहे हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू इंट्रोड्यूस लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन इज टू सस्टेन द एंगेजमेंट बिटवीन एकेडमिक्स, प्राइवेट सेक्टर एंड स्टेट लेड एंटिटीज इन द टू कंट्रीज। वो कह रहे हैं कि अगर एकेडमिक्स और प्राइवेट सेक्टर और स्टेट लेड एंटिटीज में अगर हम कोऑपरेशन कर लें, लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन कर लें यूएस से, तो हमें काफी फायदा होगा। उसके साथ ही साथ नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार मिशन जो है, अगर उसको हम सस्टेन कर गया एंगेजमेंट ये लोग लंबे समय के लिए, तो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। नासा इसरो, ध्यान रखिएगा, सिंथेटिक एपरेचर रडार मिशन ये भी है, अगर ये सस्टेन करता है तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। बट दीज सॉल्यूशंस आर आल्सो एंड नॉट एंटायरली सूटेड फॉर द न्यू स्पेस एज वेयर डिप्लोमेसी स्ट्रगल, जहाँ पे डिप्लोमेसी स्ट्रगल करती है, झुकाव देशों के यहाँ वहाँ बदलते रहते हैं, तकनीकी इनोवेशन बदलते रहते हैं, तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो एक नया एस्पेक्ट को उठाते हैं ये राइटर जिन्होंने आर्टिकल को लिखा है। सो इंडिया एंड द यूएस मस्ट फाइंड नोवेल सॉल्यूशंस टू कोऑपरेट इन द न्यू स्पेस एज टू अचीव अ मीनिंगफुल पार्टनरशिप। ठीक है, नाउ उसके साथ नासा का जो एक प्रोग्राम है सीएलपीएस प्रोग्राम, नासा का सीएलपीएस कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम जो है, उसके ऊपर भी इंडियन एरोस्पेस कंपनीज टू एडवांस कोलैबोरेशन, इसमें भी हम चाहें तो कोलैबोरेशन करके अमेरिकन स्पेसशिप प्रोग्राम में अपनी जगह को बना सकते हैं। सच एन अरेंजमेंट कुड बी टेकन फर्दर, ठीक है, आगे ले भी जाया सकता है। इंडिया कुड सेंड इट्स एस्ट्रोनॉट्स टू ट्रेन इन अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज, और हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को वहां भेज सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। दिस कुड हेल्प इंडिया रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन रशिया व्हाइल इसरो बिल्ड इट्स ओन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। और इससे क्या होगा, रशिया के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है कम हो सकती है, और इसरो बिल्ड्स इट्स ओन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर, हम अपना ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू कर सकते हैं। बट पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने प्रोग्राम को बहुत गार्ड करता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आर्टिकल लिख रहे हैं इन्होंने बात ठीक लिखी है, पर प्रैक्टिकलिटी में कोई भी देश अपनी ट्रेनिंग, अपनी टेक्निक को शेयर करना मुश्किल समझता है, अमेरिका जैसा देश ऑफ कोर्स। तो एक सपोर्ट देना और प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके आपके एस्ट्रोनॉट्स को आगे ले जाने में फर्क है। तो ये कहना और प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा फर्क है, लेकिन ठीक है, इस एस्पेक्ट को आप कवर कर सकते हैं जीएस3 के एस्पेक्ट से कि कौन कौन से स्पेसशिप प्रोग्राम है, क्या क्या चीजें यूएस अमेरिका के बीच, यूएस और इंडिया के बीच हो सकती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ नॉट लूजिंग स्टीम में आर्टिकल ये लिखता है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करेंगे तो कंस्ट्रक्शन गुड्स के लिए एक बड़ा पैराडाइम बना सकते हैं। क्यों कह रहे हैं? कंस्ट्रक्शन गुड्स का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल होता है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन गुड्स। कंस्ट्रक्शन में लगने वाले हर माल को कंस्ट्रक्शन गुड कहते हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो मटेरियल हो, उन सबको कंस्ट्रक्शन गुड्स कहते हैं। द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट एस्टिमेट्स फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जो नंबर्स दिए हैं वो कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड लॉस ऑफ मोमेंटम इन दिसंबर,
मतलब इंडस्ट्रियल आउटपुट के नंबर्स कुछ नीचे आए हैं और ओवरऑल प्रोडक्शन 4.3% से गिर करके, जो पहले 7.3% था, गिर करके 4.3% हुआ। ईयर ऑन ईयर की बात है। While activity was unchanged or moderated across all over the three constituents of the index of industrial production, और जबकि जो ओवरऑल जो एक्टिविटीज हैं वो मॉडरेट है, ज्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं आया है। और किन की बात हो रही है इंडेक्स की? है माइनिंग की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। द लार्जेस्ट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग विद द वेट ऑफ ऑलमोस्ट 78%। तो कहते हैं कि ओवरऑल जो डिमांड है, एक्टिविटी है, वो ठीक है, पर नंबर साल दर साल गिर रहे हैं। उसको उठाते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है। वॉज द बिगेस्ट ड्रैग एज एक्सपेंशन डिसेलरेट बाय 2.6%। तो माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और इलेक्ट्रिसिटी में। आपको याद होगा कि हम इस बार के बजट में हमारी सरकार ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसे कहते हैं केपेक्स। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम ज्यादा पैसा लगाएंगे। तो कैपिटल का मतलब हुआ कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा बिल्डिंग, ज्यादा इंफ्रा होगा तो ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएट होगी और डिमांड भी पैदा होगी। असेस्ड ऑन अ सीक्वेंशियल और मंथ ऑन मंथ बेसिस, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पोस्टेड स्लो डाउन। उन्होंने कहा माइनिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तीन कैटेगरीज को रिफ्लेक्ट करते हैं फॉर ब्रॉडर ट्रेंड इन इकोनॉमी। जो तीन कैटेगरीज होती हैं जो ब्रॉडर ट्रेंड को दर्शाती हैं किसी इकोनॉमी में, वो क्या है? फर्स्ट वन, प्राइवेट कंजम्पशन। हमारे देश के अंदर कितना कंजम्पशन है उसके ऊपर। स्टिल टू रीगेन एन एंड्योरिंग फुटिंग, नॉट विद स्टैंडिंग अ पोस्ट पैंडेमिक सर्ज। मतलब वो कह रहे हैं कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है, देश के अंदर का कंजम्पशन है, वो अभी पेंटअप होना बाकी है और अभी आगे बढ़ना बाकी है। विजिबल टू सर्विस सेक्टर्स में सर्विस सेक्टर आगे आता है। साथ ही साथ दूसरा क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो भी गिर गया है। सो प्रोडक्शन कंज्यूमर, जो कंज्यूम करने वाले ड्यूरेबल्स होते हैं, डेली लाइफ की जो चीजें होती हैं, वो भी नीचे गिर रही हैं। साथ ही साथ आफ्टर रिबाउंडिंग इन नवंबर में सुधार कुछ आया था फेस्टिवल डिमांड के होने से, लेकिन नॉन ड्यूरेबल एक्सपीरियंस अ शार्प सीक्वेंशियल डिसेलरेशन। लेकिन जो नॉन ड्यूरेबल चीजें हैं, जो डेली लाइफ में यूज नहीं होती हैं, लोग उन्हें नहीं खरीद रहे हैं, उसमें नीचे नंबर गिरने के आए हैं। तो पहला चीज क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन ऊपर होना चाहिए, साथ ही साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन देखा गया है कि जो नॉन ड्यूरेबल चीजें हैं वो वहीं की वहीं स्टैग्नेंट हो गई रह गई हैं। नाउ उसकी बात कह रहे हैं कि द कैपिटल गुड्स डेटा पॉइंट टू कंटिन्यूइंग अनसर्टेनिटी ऑन द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फ्रंट। और ये भी कह रहे हैं कि डेटा पॉइंट कहता है कि कैपिटल गुड्स जो होते हैं, समझेंगे वो क्या होते हैं। कंटिन्यूइंग अनसर्टेनिटी, उनके ऊपर अनसर्टेनिटी बनी हुई है ऑन द प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइवेट सेक्टर कैपिटल गुड्स में ज्यादा एक्सपेंस या खर्चा नहीं कर रहा है। ये पहले भी न्यूज आई थी कि सरकार ज्यादा खर्चा कर रही है, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर एक अनसर्टेनिटी की भावना बनी हुई है। ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑर्डर्ड व्हेन एक्सपेंडिंग और स्टार्टिंग वेंचर्स स्ट्रगलिंग टू सस्टेन मोमेंटम। और क्योंकि प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बड़े बड़े उद्योगों में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मोमेंटम भी क्या है? वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। विद आउटपुट ग्रोथ स्लाइडिंग अप्रिशिएबली बोथ सीक्वेंशियली एंड एन ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो कहने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर इन सब चीजों में प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे, तो हम जो केपेक्स की बात करते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, ज्यादा इंफ्रा बनाएंगे, उससे मोमेंटम बन सकता है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? क्रेन, फैक्ट्री, लैंडस्केपर टूल्स और रेस्टोरेंट, पिज्जा ओवन। मतलब जो जो ऐसी चीजें होती हैं जिनसे लॉन्ग रन में आपको फायदा होता है, वो कैपिटल गुड्स होती हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? स्मार्टफोन, पिज्जा, होम गार्डनर्स टूल, होम किचन ओवन। जैसे कि हमने कहा ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यही होते हैं जो डेली आप खरीदते बेचते हो, जिनका रोज आपको जरूरत पड़ती है, वो होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और जो नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, जो डेली लाइफ में खरीदे नहीं जाते हैं। Now, what are capital goods? Capital goods में कौन क्या चीजें आती हैं? टूल्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड व्हीकल्स। और इसमें इसकी कुछ खास बात क्या होती है? ये मैनमेड होते हैं, इनको अकाउंटिंग में फिक्स एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। और प्रोडक्शन इज मेजर्ड बाय द मंथली ड्यूरेबल गुड्स रिपोर्ट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्री पूछा जा सकता है कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो कैपिटल गुड्स मैनमेड होते हैं, साथ ही साथ वो लॉन्गर टाइम तक आपके साथ रहते हैं, आपके बिजनेस में
में खर्चा भी होता है उसके ऊपर ऑफ कोर्स, तभी तो आप केपेक्स यूज करोगे ना। केपेक्स किस लिए होती है? बिल्डिंग खरीदने के लिए। केपेक्स क्यों होगी? बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदने के लिए, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, व्हीकल्स खरीदने के लिए, जो लॉन्गर रन में आपके बिजनेस को फायदा दे, वहां पे केपेक्स का खर्चा होता है। लेकिन जब आप छोटे समय के लिए लाइक 6 महीने या 1 साल के लिए चीजें खरीदते हो, वहां पर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। वो अलग चीजें अब अकाउंटिंग में नहीं जाते हैं, पर केपेक्स का मतलब हुआ जो लंबे समय तक आपके साथ रहे, और जो छोटे समय तक आपके साथ रहे उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो काफी लॉन्गर समय के लिए रहता है वो कहलाता है कैपिटल गुड्स, जिसमें वो मैनमेड होते हैं, साथ ही साथ आपकी फिक्स एसेट में काउंट होते हैं। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करने लग जाए तो हमारा जो ये मोमेंटम लैप्स हो रहा है, जहाँ पे नॉन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अलावा और चीजों में बढ़त नहीं देखने को मिल रही है, वो भी मिल सकती है। ठीक है। नाउ आरबीआई ने वैसे भी अपने सर्वे में कहा है कि द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउटलुक इंडिकेटिंग फर्म्स एक्सेप्ट सम सॉफ्टनिंग इन ऑर्डर बुक्स, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो दिखा रहा है एक्सपेक्ट सम सॉफ्टनिंग इन ऑर्डर बुक्स में कुछ हल्कापन है। एंड ओवरसीज डिमांड इन द करंट क्वार्टर अ लॉट विल हिंज ऑन पॉलिसी स्टेइंग सपोर्टिव। और उसमें थोड़ा सा हिंज है, जो करंट डिमांड में थोड़ा सी ऑर्डर कम है, हल्का है, और कुछ पॉलिसी सपोर्टिव चीजें भी रास्ता हिंज कर रही है पॉलिसी को लेकर के। ठीक है, ये आरबीआई ने कहा। और यूनियन बजट ने तो वैसे कहा भी है कि हम गवर्नमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन गुड्स को लेके, कैपिटल गुड्स को लेके क्या कोई पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, ये इस बात की तरफ हाईलाइट करते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल है साइक्लिकल ट्रबल, जो पाकिस्तान के हवाले से आर्टिकल है कि पाकिस्तान पिन्स इज होप ऑन अनदर आईएमएफ बेल आउट टू स्टेव ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। After 10 days of talks with the Pakistan government, an IMF delegation left Islamabad on February 9 without a concluding statement either on its review और existing 7 billion लोन प्रोग्राम। तो जो अभी आईएमएफ ने जो कहा था कि हम बेल आउट तभी देंगे आपको जब आप हमारी शर्तों को पूरा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है बेल आउट लेने का, और जो इस बार का बेल आउट होगा वो 23rd नंबर का बेल आउट होगा। तो आप सोच लीजिए कितना लंबा इकोनॉमी में स्ट्रेस रहा है, और फाइनली ये इकोनॉमी डिस्ट्रेस इकोनॉमी बनने जा रही है शायद, क्योंकि उन्होंने जो विजिट किया पाकिस्तान को आईएमएफ के ऑफिसर्स ने, और साथ ही साथ कुछ अभी कहा नहीं है कि उनका फ्रेश ट्रांच कब आने वाला है, क्योंकि वहां पे जो जो सिचुएशन है उससे ये पता चलता है कि क्या आईएमएफ जो बेल आउट, इसको वर्ल्ड का बिगेस्ट डोनर भी कहते हैं, अगर आईएमएफ आपको पैसा दे रहा है तो बदले में पैसा उसको वापस मिलेगा या नहीं, ये भी तो एक सवाल उठता है। इसलिए इनके जो आईएमएफ की जो वहां के ऑफिसर्स ने विजिट किया, लेकिन अभी जो उनका रिक्वेस्ट है $7 बिलियन लोन का, वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, और अगर जब एग्जीक्यूट होगा तो कुछ नए इम्पोजिशंस भी लगेंगे आईएमएफ के पाकिस्तान के ऊपर। नाउ फाइनेंशियल स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस इकोनॉमी कैसे मान सकते हैं हम? इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट से हमें जो मिला है, व्हेन रेवेन्यूज और इनकम नो लॉन्गर कवर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा कि डिस्ट्रेस तब होता है जब आप किसी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा ना कर पाए। हमें याद होगा कि कुछ दिन अभी पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, साथ ही साथ लोन बढ़ता चला जा रहा है। अगर इस पिक्चर में आप देखें, इन्फ्लेशन जो 23 में इन्फ्लेशन है 19.9 का दिखा रहा है, 22 में 12 था, और 21 में 8.9। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी का परसेंटेज बढ़ रहा है, बजट डेफिसिट भी बढ़ता चला जा रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट तो 2.5 है, लेकिन जो गवर्नमेंट डेट है वो 65.4% है। अगर देखा जाए तो डेट जो होता है, एक्सटर्नल डेट की बात होती है, तो वो अगर 77% तक चाहता है एज पर इंटरनेशनल नंबर्स, तो ठीक है, उसके ऊपर अगर जाएगा तो खतरनाक है। तो आप देखिए 77% तो रीच करने ही वाला है। आप देखिए 22 में 72.5 था, अभी 65.4 है, साल शुरू हुआ है तब वो 65.4 है, आगे 77% के ऊपर निकल ही जाएगा। तो जो हालत डेट की है, जिसकी वजह से इकोनॉमी डूब रही है अगर देखा जाए तो उस केस में आईएमएफ की जो रेगुलेशंस है वो भी और स्ट्रांग होंगे, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर आप पूरा कर पाए तो हम आपको लोन दें, क्योंकि आईएमएफ पहले भी कई बार पाकिस्तान को बेल आउट दे चुका है। Now, economic distress is deepening.
पावर ब्लैकआउट्स परसिस्ट इवन इन अर्बन एरियाज, मतलब पावर ब्लैकआउट हो रहे हैं, साथ ही साथ एनुअल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और वहां की जो पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू है वो भी गिर रही है। और इसके साथ ही साथ जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का इशू है, जो बैलेंस थ्रेटनिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो भी बढ़ता चला जाए, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ऑफ पेमेंट का क्राइसिस भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर के जो इकोनॉमी को डिस्ट्रेस कर रही है, इससे एक तरीके का विशियस साइकिल बनता है। इसका मतलब इनकम गिरी तो सेल्स गिरी, फिर प्रोडक्शन गिरा, एम्प्लॉयमेंट, ये तो कंपनी का मैंने आपको विशेष साइकिल दिखाया है। लेकिन अगर आप लोगों इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा तो आगे आने वाली सारी चीजें गिरती चली जाती हैं, क्योंकि अगर इनकम नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, अगर इनकम नहीं होगी तो लोग टैक्स क्या पे करेंगे, अगर टैक्स नहीं पे करेंगे तो आप पॉलिसी में क्या लोगों को देंगे, और अगर पॉलिसी नहीं होगी तो इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी पावर ब्लैकआउट्स होते रहेंगे और आपकी मेट्रो ट्रेन नहीं चलेगी, साथ ही साथ लोगों को फूड सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, और आपके साथ सोशल सिक्योरिटी भी खत्म हो जाएगी। तो सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं आपस में। तो अगर इनकम नहीं तो आगे की सारी चीजें लैप्स होती चली जाएंगी। और सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और पाकिस्तान में ऐसा हो भी रहा है। उस केस में आप बाहर से डेट लेते हो, जब आपकी इकोनॉमी में कुछ नहीं है तो आप बाहर से डेट लेते हो अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। तो वो एक समय तक आप कर सकते हो, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि डेट कोई जो आपको देगा, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे आपकी जो फ्रेंडली जो आपकी ट्रेडिशनल एलाइज है, वेस्ट एशिया हो गया, चाइना हो गया, अगर ये आपको हेल्प कर भी रहे हैं तो इस केस में इस सहारे से कोई करता है कि ये पैसा आप उनको वापस दोगे, को आपको फ्री में तो मिल नहीं रहा है। तो जो बेल आउट है, आपको देश दे रहा हो चाहे आईएमएफ दे रहा हो, आपकी रिकवरी परसेंटेज को भी वो देखते हैं। तो आईएमएफ ने यही कहा था कि इस बार अगर हम आपको बेल आउट देते हैं तो उस केस में हम आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट नियम कायदे कानून लगाएंगे। वो क्यों लगाते हैं? ताकि वो अपनी आपकी इकोनॉमी से वो पैसा कमा करके आप वापस आईएमएफ को दो, क्योंकि मैंने कहा, जैसे कि न्यूज एक्सपर्ट कहते हैं कि ये 23वां आईएमएफ बेल आउट होगा पाकिस्तान के लिए। तो एक इतिहास है पाकिस्तान का इसी को लेकर के, ठीक है। नाउ इसके पहले की घटना ये भी है कि कोविड के बाद बहुत सारे देशों पे इम्पैक्ट आया, और उसी को चलते हुए जब कंट्रीज रिपीटेड रिलायंस ऑन आईएमएफ पैकेजेस ड्यूरिंग क्राइसिस पॉइंट टू अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस। और बार बार जो आईएमएफ से पैकेजेस वो ले रहे हैं, ये उसकी गवर्नेंस को फेल करने वाली बात है। साथ ही इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, और लो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड पुअर फिस्कल मैनेजमेंट को भी सामने लेकर के आता है। सिविलियन डेमोक्रेसी बिल्कुल जीरो है, मिलिट्री का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, और ये शॉक वल्नरेबल इकोनॉमी बन के रह गया है। तो उस केस में जो आपके पास गवर्नेंस नहीं है, आपके अभी चुनाव होने वाले हैं, उसमें आपके पास पता नहीं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी और कितना स्टेबिलिटी लेकर के आएगी। तो उस केस में एक तरीका का डोलड्रम बना हुआ है कि क्या चीजें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी या नहीं। उसको दिमाग में रखते हुए आईएमएफ अपना जो बेल आउट पैकेज है वो रिलीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द डिमांड फॉर अ ग्रेडेड ट्रिपला लैंड बाय द ट्रिपरा मोटा। हम देख रहे हैं कि काफी समय से जो जो नई पार्टी के लीडर आए हैं उन्होंने इस बात को फिर से उजागर कर दिया है। तो कुछ सवाल है, हाउ इज द कोर आइडियोलॉजिकल डिमांड ऑफ त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस मोटा अफेक्टिंग द लार्जर पॉलिटिक्स ऑफ त्रिपुरा इज क्रिएटिंग टेंशन। सो जो ये बातें उठ के आ रही हैं, क्या वो टेंशन क्रिएट करती है? हमारे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें समझ लें कि इसमें क्या जो त्रिपुरा लैंड की बात हो रही है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की, वो क्या है। सो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इज द core ideological demand of the Tripura Mota. The objective is to carve out a new state for the 19 indigenous tribes का जो इलाके हैं त्रिपुरा में, उनको जोड़ करके एक ग्रेटर ट्रिपला लैंड बनाया जाए। बस इतनी सी बात है कि एक नई स्टेट बनाइए 19 ट्राइब्स के जो इलाके हैं उनको जोड़ करके, किसमें? आर्टिकल 2 और 3 में। ये उनकी मांग है, ठीक है, इनमें। और वो कह रहे हैं कि हम ट्राइबल नॉन ट्राइबल दोनों लोगों को लेकर के लड़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। ये पार्टी की डिमांड है। अच्छा, आर्टिकल 2 में है एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 में है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ध्यान रखिएगा 2 और 3 का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली आर्टिकल 2 और 3 में क्या होता है। नाउ स्टोरी क्या है कि न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो है त्रिपुरा की, द त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस त्रिपुरा मोटा
फ्लोटेड 2019, ये इनके जो हेड है प्रद्योत विक्रम मणिक्य देवरम्मा देवराम, द सन ऑफ त्रिपुरा's लास्ट किंग, हैज क्रिएटेड अ फ्लटर विद इट्स डिमांड फॉर अ ग्रेट ट्रिपल। इनकी ही डिमांड को उन्होंने फिर से शुरू किया, पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन इन्होंने फ्रेश इस डिमांड को आगे रखा है कि 19 जगहों को जोड़ करके, आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर का इलाका है ये त्रिपुरा, और जो ये वाला इलाका है त्रिपुरा लैंड, तो इन्हीं में से 19 इलाकों को जोड़ करके जो ट्राइबल है एरिया है उनको जोड़ करके ग्रेटर ट्रिपुरा लैंड बनाने की बात मांग रहे हैं वो। अच्छा, व्हाट इज ग्रेटर ट्रिपल आइलैंड, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए भी, कि ग्रेटर ट्रिपल आइलैंड इज अ कोर आइडियोलॉजिकल डिमांड ऑफ द त्रिपुरा मोता। द पार्टी रिलीज व्हाट इट कॉल्ड अ विजन डॉक्यूमेंट लास्ट वीक, उन्होंने ऐसा कहा लास्ट वीक में अपने विजन डॉक्यूमेंट में, वेयर इट सेड दैट इट वाज कमिटेड टू सीकिंग अ परमानेंट सॉल्यूशन। अब वो परमानेंट सॉल्यूशन क्या भी देखते हैं कि हम त्रिपुरा में जो ट्राइबल लोग हैं उनकी चीज, उनके संरक्षण के लिए और उनको आगे ले जाने के लिए, ताकि उनका भला हो और संविधान से उनको संरक्षण प्राप्त हो, उनका उनका विकास हो, उनको लेके हम एक नया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की डिमांड कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि 19 इंडिजिनस ट्राइब्स वाले इलाकों को जोड़ करके उन्होंने आर्टिकल 2 और 3 की मांग करते हुए एक नया स्टेट बनाने की बात बोली है। और साथ ही साथ जो इसकी शुरुआत जो हुई है वो आज की नहीं है, ये शुरुआत बहुत पुरानी है। इसकी जो कोर आइडियोलॉजी है ऑफ द न्यू पार्टी ब्रिंग्स ऑन द एथनिक नेशनलिज्म की उन्होंने बात बोली। द लीडरशिप ऑफ द मोटा हैज बीन केयरफुल नॉट टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए ऑफ द ट्राइबल्स बट द ट्राइबल्स एंड फॉर द ट्राइबल्स ओनली पार्टी। उन्होंने कहा ये जो पार्टी है ये ट्राइबल्स और सिर्फ ओनली ट्राइबल्स की ही पार्टी है। और उन्होंने जो कंट्री और देश, उन्होंने बोला ट्रिपल लिविंग इन द अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड टू हेल्प देम विद द लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो इस मांग को कर रहे हैं। ठीक है, तो मांग हो गई। अब ना समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो ये शुरुआत है वो आज की नहीं है। वो इस बात पे कहते हैं कि प्रेजेंट में जो डिमांड है दैट गोज बियॉन्ड टू TDA DDC areas and include at least 36 more villages where the tribal population is on the range of 20 to 36%। मतलब जो ट्राइबल है उसका जो पॉपुलेशन है 20 से 36% है। दिस इज इन नो वे वुड एक्सक्लूड द 9% मुस्लिम पॉपुलेशन एंड द मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन, जिसमें से मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन को हटा करके कमिंग विद इन दीज लिमिट्स, इस लिमिट में वो आ गए हैं। अब आगे समझने वाली बात ये है कि 1941 की सेंसस के हिसाब से, मैंने कहा ये पुरानी कहानी है, तो 1941 के सेंसस के हिसाब से रेशियो जो था ट्राइबल नॉन ट्राइबल का वो कितना था, 50-50, जो however by the next census the tribal population was reduced to 37% due to the huge influx of refugees from East Pakistan। तो ये लड़ाई वहां शुरू होती है जब ईस्ट पाकिस्तान डिमोलिश हुआ, तो वहां के बहुत सारे रिफ्यूजीज निकल करके इस इलाके में पास में, अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखें तो इधर वापस चलते हैं। हाँ, जब ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ तो यहाँ के जो लोग थे वो काफी सारे लोग रिफ्यूजीज आसपास के स्टेट्स में जाकर के रहने लग गए, और तब से त्रिपुरा त्रिपुरा में काफी लोगों का कंसंट्रेशन हो गया रिफ्यूजीज का लेकर के। सो दैट द डिमांड बिटवीन 1950 and 52 nearly 1.5 lakh refugees had entered Tripura for shelter. The food of refugees led to bitter differences and eventually conflict between the tribals and non-tribals escalated in 1980 and took the shape of armed insurgency। तो बस उस इंसर्जेंसी के बाद से उनकी जो डिमांड थी ऑटोनोमस रीजन्स की लेकर के वो बढ़ गई, और तभी से ये जगह अपनी जगह ले चुकी है, पर धीमे धीमे उठती रहती है। लेकिन अब ये फ्रेश डिमांड आ गई है कि हमें ग्रेटर ट्रिपल लैंड बनाना है। Now, how has it affected Tripura? It seems to have considerably polarized and already uneasy relationship between tribal and non-tribal। तो ये जो लड़ाई है ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच की, उसको जो आर्म्ड इंसर्जेंसी के बाद शुरू हुई थी, उसको यूज करते हुए जो त्रिपुरा मोता है वो उस बात को उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात है क्या होगा, लेकिन हमने समझ लिया कि वो एक्चुअली क्या ज्योग्राफिकल स्कोप क्या था और क्या उनकी डिमांड है। ठीक है, तो इस पिक्चर में अगर आप देखें तो बांग्लादेश इसके बॉर्डर पे है, और ये पूरा बॉर्डर ही बांग्लादेश का है। अगर आप देखें पास में मिजोरम पड़ता है और असम है। तो जब ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया तो उसमें से कई सारे रेफ्यूजीज आके इन स्टेट से बस गए, और जो फाइट है ट्राइबल और नॉन ट्राइबल जो वहां के लोग थे उनके बीच की फाइट को यूज करते हुए ये पार्टी डिमांड कर रही है कि ग्रेटर ट्रिपल लैंड बनाया जाए।
ना ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए।